अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके लिहाज से कौन सी ऐसी चीज़ें रही जिन बिंदुओं पर आपने मुख्यतः काम किया और आपको लगता है कि और बेहतर उसे करने की ज़रूरत आने वाले वक्त में? देखिए, एक तो हमने जो प्लांटेशन है उसके लिए काफ़ी प्रयास किए। अब हमारे पास बहुत कम जगह है। हमारे पास 3.6% ज़मीन है सारी। आम रूटीन में मसले तो आबादरस तो 30% हो, लेकिन 20 की तो उम्मीद करते ही हैं। तो हमने प्रयास किया, जहाँ भी गांव में खाली ज़मीन थी हमने प्रयास किया कि वहाँ सारी में पेड़ लगाएं और पेड़ों को बढ़ा करें। फिर अब की बार हमने जो हमारे शमशान घाट है तो वहाँ भी हमने टारगेट रखा कि वहाँ हम सारे में पेड़ लगाएं। फिर जो हमारे तालाब हैं, अमृत सरोवर बन रहे, वहाँ भी हमने प्रयास किया कि वहाँ भी पेड़ लगें। तो हमारा प्रयास है जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लग सकें। इसके साथ ही फिर मैंने एक स्कीम चलाई कि जो बच्चे 9th क्लास में जाते हैं, 8वीं पास करके, हम 9th क्लास के बच्चे को एक पेड़ देंगे और उसको कहेंगे ये पेड़ आपने लगाना, और जब आप 12th करके आएंगे तो इसकी हम पूरी समीक्षा करेंगे और देखेंगे ये पेड़ कितना बढ़ गया, कैसी आपने इसकी चिंता करी। अगर आपका पेड़ पूरा विकास करता है तो हम 5 नंबर आपको देंगे, जो आपको कहीं भी जब इंटरव्यू आ गया तो उसमें आपके काम आएंगे। और अगर उसकी ग्रोथ कम होगी तो कम नंबर, अगर नहीं होगी तो फिर बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो 5 नंबर का हमने देके उन सब बच्चों को पेड़ दिए, उन्होंने पेड़ लगाए। और दूसरा मेरा मानना ये था, जो बच्चा पेड़ लगाएगा और उसको बड़ा करेगा तो भावनात्मक रूप से वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो कभी अगर जीवन में उसके सामने आएगा तो शायद पेड़ को काटते समय 10 बार विचार करेगा, नहीं काटना चाहिए। उसकी ममता हो जाएगी पेड़ के प्रति, एक इस प्रकार का भाव भी होगा। बिल्कुल, तो ये कोशिश है कि क्लीन स्लेट को उसी तरीके से आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जाए जो हमारी युवा पीढ़ी। मेरा मानना है कि लोगों में जब तक पेड़ के महत्व की जानकारी नहीं होगी कि कितना जरूरी है मेरे लिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही दिक्कत होगी। ऐसे ही हमने पुराने पेड़ के बारे में निर्णय लिया और जो पुराना पेड़ है मैंने उसकी पेंशन लगा दी। वैसे देश में हम ही अकेले जो पेड़ की पेंशन लगा रखी। तो जो पेंशन एक नागरिक की है वही पेंशन जो उसको मंथली मिलती है वही सालाना हम पेड़ को दे रहे, इस टाइम दे रहे हैं वो पेंशन, ताकि लोग पुराने पेड़ को ना काटें। उसकी वजह से पर्यावरण की बड़ी समस्या है। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो अंडे खोखर में ही देते हैं और खोखर पुराने पेड़ में ही होती है, नए पेड़ में होती नहीं है। तो बहुत ज़रूरी था, उसका भी हमने किया। ऐसे और भी निर्णय हमने लिए हैं। मौजूदा वक्त में आप कृषि मंत्री हैं और बेहद ज़रूरी फैसला भी लिया गया एमएसपी को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो शायद प्लस हो जाएगा कि आपके मंत्री रहते हुए हुआ। हालांकि बहुत कम वक्त आपको मिला कृषि मंत्रालय में, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा, कोर मुद्दा था, वो था किसानों का जिस तरीके का आंदोलन और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और अभी भी हम देखते हैं कि शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके के हालात बनते हैं, किसानों को कैसे केटर कर रहे हैं और वो बैलेंस कैसे किसानों के साथ स्थापित करेंगे, क्योंकि कृषि प्रदेश है हरियाणा और अगर किसान खुश नहीं है तो फिर मुश्किल है कि जनता खुश हो आपसे। आप कहीं किसानों से बात करो, किसानों को कोई समस्या नहीं है। मतलब 14 फसलों पे पहले एमएसपी दे रहे हैं, कहीं किसी किसान को दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ जहाँ गेहूँ, धान, गन्ना मेन फसल है, तो हमारे प्रदेश में बाजरा भी मेन फसल है और सरसों मेन फसल है। हमारे से पहले किसी सरकार ने खरीदी नहीं, पहली हम सरकार हैं जो इसको खरीद रहे हैं। और इसके साथ साथ जो और 14 फसलों में और भी फसलें हैं वो भी हम सारी खरीद रहे, कहीं दिक्कत नहीं है। सूरजमुखी हम खरीद रहे, मूंगफली हम खरीद रहे, मूंग हम खरीद रहे, चना हम खरीद रहे, और चीज़ें भी हम सारी खरीदते हैं। तो कहीं कोई समस्या है नहीं। अभी हमने 24 की 24 फसलों का कर दिया एमएसपी के, हम सारी फसलें हम खरीदेंगे। अभी ये जो लोग आंदोलन कर रहे, तो देखिए आंदोलन के लिए आंदोलन है, किसान की कोई समस्या नहीं। हम 19 चीज़ें ऐसी हैं, फल और फ्रूट, जिनका 52 भरपाई दे रहे। मेरा ख्याल का किसी प्रदेश में 52 भरपाई की तो बाली योजना भी नहीं है, किसी सोचा भी नहीं है 52 भरपाई। जब हम किसी बाहर प्रदेश में बताते हैं वो बताइए क्या है, तो हम 52 भरपाई दे रहे हैं। अगर मान लो गोभी का रेट डाउन है तो आप मार्केट में बेचिए, हो जो फार्म हमारे पास लेके आ जाओ, जो हमने कीमत निश्चित करी हम आपके पैसे दे देंगे। आपका आलू कम है तो आप हमारे से ले लो, टमाटर कम है तो हमारे से लो। और इससे जो हमारा सब्जी खेती करने वाला किसान, उसको बहुत बड़ा लाभ हुआ और काफ़ी बड़ी अमाउंट हमने उनको दी है। तो मैं नहीं समझता इसमें। इसके अलावा दूसरा, हमारे यहाँ एक सेम की समस्या है। जैसे ही बाखड़ा का पानी आया तो धीरे धीरे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सेम है, जैसे रोहतक में, झज्जर में, हिसार में, भिवानी में भी कुछ जगह ऐसी और भी हैं जहाँ सेम हैगी। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ बड़ी समस्या थी। तो हमने मछली पालन पे काफ़ी जोर दिया। हमारे यहाँ खारा पानी काफ़ी है, जो मीठा पानी है उसकी मछली का तो हमारा दुगुना उत्पादन हुआ। जो पहला हमारे से पहले था उससे 2 गुना से ज़्यादा उत्पादन है गया। लेकिन जो इसका उत्पादन है वो हमारा कई गुना ज़्यादा है। मतलब आप लगाओगे शायद 50-100 गुना ही ज़्यादा है गया। उनका 40 टन था, हमारा 10,000 टन है। बिल्कुल, लेकिन क्या आय दोगुनी हो गई? क्योंकि दोगुनी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी। आप देखो ना जी, किसानों की आय दोगुनी हो गई। ये मसला बहुत उठाता है विपक्ष। इसमें दोगुनी नहीं, बहुत ज़्यादा है। अब जो लोग वहाँ रहते हैं ना ठाकुर साहब, आप समझ नहीं सकते कितनी बड़ी समस्या है। एक किसान आज तक 5 एकड़ का किसान था,
या कल तक वो 10 एकड़ का किसान था, बाईदा उसके खेत में सेम हैगी, आज वो किसान नहीं रहा, मजदूर बन गया बेचारा। हमने इस बात की बड़ी चिंता की कि भाई इसका क्या होगा। अब हमारे यहाँ एक समस्या और बड़ी है, वो समस्या यहाँ है, हमारे यहाँ वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ मछली पालन करवाना ही अपने आप में समस्या है। वो पति अगर तैयार भी हो जाए, पुरुष तैयार हो जाए तो महिला उलाने लग जाती है, ये काम करागा क्या बेटा, ये मछलियाँ पड़ागा क्या, मछलियाँ मारागा क्या, पाप लगागा, पता नहीं भगवान की, ऐसी सी भावनाएं हैं लोगों की। तो इन लोगों को उस ट्रैक पे लेके आना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन अब भगवान की दया से झींगा मछली का पालन जो हम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि हमारा किसान जहाँ ये दूसरे कर रहा, गेहूँ गन्ना धान कर रहा, बाजरा कर रहा, सरसों कर रहा, कपास कर रहा, तो उसी के मुकाबले में हम झींगा मछली के उत्पादन में भी आ जाएंगे।